नमस्कार आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय के निकाय चुनाव की। 309 निकाय में नामांकन का काम शुरू हो चुका। पहले दिन कई जगह पे लोगों में उत्साह भी दिखाई दिया, लेकिन बड़े जो शहर हैं वहां पे अभी टिकटों का इंतजार है। कुछ जगह ये भी कहा गया है कि सिंबल आ जाएगा आपके पास में, आप नामांकन कर दीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। खैर, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 3 दिन के लिए 27, 28 और 29 संभागवार मंथन उनका। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमने एक प्रक्रिया अपनाई है, उसके तहत हमारे ऑब्जर्वर्स और सीधा मुख्यालय को चीजें मिल गई हैं, हम जल्दी से जल्दी आउट कर दें। 2 दिन अब महज नामांकन दाखिल करने के लिए बचे हैं, वह है 29 और 31, उसके बाद में नहीं। तो लगता है कि अब लिस्टों का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो सब बात की बातें, लेकिन फिलहाल तो राजनीतिक दल अपनी ही उलझन में उलझे हुए हैं और कैसे टिकट डिसाइड हो, उसके बाद का प्लान बी, जिसमें अपेक्षित भी है और संभावनाएं भी हैं कि बागी चुनाव लड़ सकते हैं। उसकी वजह है राजनीतिक दलों ने खुद ने ये अवसर पैदा किए हैं, क्योंकि जब भी कोई अगर बाई इलेक्शन से पहले चुनाव लड़ता है तो उसको बाई इलेक्शन में ले लेते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ता है तो सांसद में ले लेते हैं, सांसद में बगावत की तो एमएलए में ले लेते हैं। तो कार्यकर्ता को ये लगता है कि मेरे भाग्य का फैसला खुद भी तो करूं, मैं राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं छोड़ सकता। और इस बार मुझे लगता है कि बगावत से दोनों ही पार्टियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह की तैयारी देखी जाती है। फिर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई ना कोई राजधानी में बैठे किसी भी बड़े नेता से मुलाकात होती है, वो कोई स्पष्ट कहते नहीं है कि चुनाव की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। ना ही मुझे लगता है कार्यकर्ता सुनना पसंद करते हैं। मैं कांग्रेस के एक सीनियर लीडर को जानता हूं, उनके पास में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो ऑब्जर्वर्स और अभी जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हैं, कई पहलू होते हैं, किसी भी पार्टी में हो ऐसे कैसे आपको आश्वासन दिया जा सकता है कि चुनाव लड़ेंगे, कि साहब आप ऐसे करेंगे तो फिर पार्टी में क्या फायदा फिर आपका और मेरा। तो ये कड़वी बात बेशक लगती होगी, लेकिन कार्यकर्ता भी नहीं सुनना चाहता, नेता भी मीठी गोलियां उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वापस तो गले लगा ही लेंगे जब 2028 के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन लोग देखते हैं कि यार कम से कम पार्षद बनकर के तो मेरी इच्छा पूरी करूं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुश्री हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनीष पारिक जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं। मैं मनीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि अभी तो सबसे पहले तो एजेंडा एक ही है कि टिकटों और एक साथ, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो सब जगह की तैयारी आप लोगों ने पर्यवेक्षक भेजे, वापस भी आ गए, संभागवार अब चर्चा हो रही है। तो कब तक है अपेक्षित, क्योंकि 29 और 31 2 दिन आपके पास में बचे हैं जिनको आप टिकट देंगे उनके नामांकन कराने के। तो क्या सीधे टेलीफोनिक भी कुछ सूचनाएं जा रही हैं कि आपके पास में सिंबल ऑब्जर्वर के माध्यम से पहुंचवा दिया जाएगा, आप यहां आकर के आपका समय खराब ना करें और पार्टी जो डिसाइड करेगी आप उस पर यकीन करके आप साथी के साथ में लगें। तो ये सीधे भी सिंबल जाएंगे या फिर बुला के देंगे लिस्ट, जो आप आउट करेंगे वो पर्यवेक्षक को थमा देंगे कि जाके कह देंगे कि भाई ये टिकट डिक्लेयर आप इनको जाके सिंबल अलॉट दे दीजिए, कैसे रहेगा आप लोगों का? योगेंद्र जी, ये तो रूटीन तो यही है कि लिस्ट आउट होती है, किन वार्डों से, किन निकायों में, किन जगह पे किन को प्रत्याशी बनाया है, ये सूचना जारी होती है, बाकायदा प्रेस रिलीज होती है और उसी में ये सब होता है। सिंबल दूसरे दिन कलेक्ट कर लेते हैं, जो प्रभारी हैं वो पहले सिंबल ले जाते हैं, वहाँ पे साइन करके दे देते हैं अपने, उनको अध्यक्ष जी के सिग्नेचर वाले सिंबल पहले ही दे दिए जाते हैं, फिर वो जो प्रभारी हैं वो वहाँ पे अपना सिग्नेचर करके जारी कर देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो जो रूटीन है वो तो यही है जी। तो 2 दिन बचे हैं अभी केवल मात्र। पहला दिन निकल गया नामांकन की लिस्ट के इंतजार में, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना है उनका कहना है कि समय बहुत कम है और राजनीतिक दल अभी उस ओर ध्यान दे तो रहे होंगे, लेकिन अगले की तो मन की शांति नहीं हो पा रही है। तो चलिए अनुश्री आपके पास में आना चाहूंगा, आपकी पार्टी का भी अपना खैर एजेंडा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कब तक ये लिस्टें निकालेंगे। महज 2 दिन शेष हैं वर्किंग डे जिसमें आप नामांकन करा सकते हैं। योगेंद्र जी, आपकी बात सही है कि महज 2 दिन रह गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोसेस
अपनाया है। प्रोसेस के तहत हमारे जो पार्टी है उसने कई अभियान भी चलाए निकाय को लेकर, जो भी शहर में चाहे अर्बन पॉलिटिक्स उसको क्लासिफाइड किया, अर्बन रूरल और जो भी तमाम चीज़ें हैं इनमें क्लासिफाइड करके हमने इसमें ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए थे। उसके अलावा इनके ऊपर भी इंचार्जेस थे। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और धीरे धीरे इस चीज़ को जिस तरीके से आउटपुट निकलेगा और जो नीतियां रही है भाजपा का जो कुशासन रहा है 2.5 वर्ष का, तो कांग्रेस पार्टी उसके भी खिलाफ लेके गई है जनता के बीच। जिस तरीके से करने में भी रह गई कि आपका एजेंडा तय करने के लिए, टिकट तय करने के लिए देखा हमारा बेसिक एजेंडा है, जैसा कि हमारे लीडर पहले ही बता चुके हैं कि 50% तो जेंजीज एंड महिलाओं को टिकट जाएगा। इसके अलावा कई समीकरण देखने पड़ते हैं वार्ड में, चाहे आप जातिगत समीकरण ले लीजिए या किसी भी और चीज को ले लीजिए, तो सारी चीजें समीकरण जब सेट होंगे उसके बाद टिकट वितरण होगा। हाँ, हालांकि हमने जितनी भी मीटिंग्स करी है और ऑब्जर्वर्स का जो आउटपुट आया है उसको निकल के हम आगे इसको 1-2 दिन में सेट करके और टिकट वितरण करेंगे। चलिए उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। टिकट पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि लिस्ट किस तरह से जारी होती है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। राजनीतिक दल ये कहते हैं कि एक तो वार्ड का बासिंदा होना चाहिए। मैं दोनों पार्टियों का जो देख रहा था, जिस सीट की कैटेगरी है उसमें उसी को देंगे, महिला है तो महिला देंगे, जिस कैटेगरी में महिला SC ST OBC या जनरल में है उस कैटेगरी में देंगे। तो ये निर्णय ध्वस्त होंगे। देखिए योगेन जी, मैंने पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कहा था, कहने की बातें कुछ होती है और करने की बातें कुछ अलग होती है। कहने में तो एक गाइडलाइन बनाई जाती है, ऐसा होगा वैसा होगा। यदि गाइडलाइन नहीं बनेगी तो पार्टियां होगी कैसे, चलेगी कैसे? तो गाइडलाइन का कितना पालन होता है ये तो हम ये टिकट मिलने के बाद इसकी समीक्षा कर पाएंगे। लेकिन सही बात तो ये है कि जिस प्रकार से विधायकों ने सम्मेलन किए, विधायकों ने अभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और तो उन्होंने बता दिया कि देखो टिकट देने वाले तो हम ही हैं। ये सम्मेलन का आयोजन इस समय होना, विधायक के माध्यम से होना, विधायक के माध्यम से राखी के कार्यक्रम करना, विधायक के माध्यम से कार्यकर्ता सम्मेलन करना, विधायक प्रत्याशी भी, हाँ विधायक प्रत्याशी, यानी ये काम संगठन के लेवल पे होता, जिला लेवल पे होता तो बात मुझे कुछ समझ में आती। लेकिन यहाँ डाउटफुल मामला है। यहाँ पे यहाँ लग रहा है कि विधायक को दे दिया, आप उनको बुला रहे, बायोडाटा ले लेके लोगों सम्मेलन में जा रहे और विधायक जी कह रहे हैं हाँ देखेंगे होगा सब कुछ। यानी आपने कुल मिला के संकेत दे दिया अप्रत्यक्ष रूप से, भैया चाहे कुछ भी हो, प्रक्रिया कुछ भी हो, होगा वही जो विधायक चाहा। यानी विधायक की इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार मैंने खुद ने देखा है कि आपने इस प्रकार की स्थिति बढ़ा दी, कार्यकर्ता से बायोडाटा नहीं ले पा रहे हो, कई फालतू की बातें करो। 3-3 पेज का आपने फॉर्म बना दिया, आपने बना दिया 3 नाम लिखिए, कौन कौन है? अब 3 नाम मैं अपनी पत्नी का लिखूंगा, अपने भाई का लिखूंगा, मैं आपका नाम क्यों लिखूंगा? पैसे से मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, मैं आपका नाम क्यों लिखूंगा कि मैं कैसे कहूंगा योगेन जी को टिकट मिलना चाहिए? मैं तो कहूँ मुझे मिलना चाहिए, मेरी पत्नी को मिलना चाहिए, मेरे साले को मिलना चाहिए, मैं अन्य लोगों। ऐसी कांग्रेस ने क्या किया कि इनके यहाँ गुटबाजी बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने पूरा मामला QR पे ले लिया ताकि अशोक गहलोत जी के, सचिन पायलट जी के भीड़ इकट्ठी नहीं हो। इन्होंने बहुत, मतलब ये राजनीतिक लोगों ने तो राजनीति समय चलती है और इन्होंने किया भी। यदि राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो ये हनुमान चालीसा के लिए तो नहीं बैठेंगे, ठीक इन्होंने किया। लेकिन कार्यकर्ता बेचारा इतना भोला होता है कि वो लग गया, बायोडाटा बनवा रहे हैं। श्री स्कीम में कई दुकानें जाए, इतनी अथाह भीड़ लगी हुई है, 1000-1000 रुपए के बायोडाटा बन रहे हैं, मोटे मोटे पुलंदे बन रहे हैं। कौन पड़ता है बायोडाटा लेने वाले नहीं है। यहाँ पे जिला कार्यालय में दोनों पार्टियों के कार्यालय में जाके देख लो, बायोडाटा में समोसे खाए जा रहे हैं वहां पे, कहीं बायोडाटा है वो। तो इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं अक्सर सुनता हूं कि बायोडाटा तो समोसे के काम आता है। बिल्कुल, बायोडाटा समोसा आप जाके देख लीजिए, आपको तो भैया दुकान में तो होनी चाहिए वहां बाहर। समोसा ले आते हैं, समोसा एक उदाहरण है। ये इसका मतलब अब ये माने उस समय कहा कि 15 लाख मिलेंगे तो उसका मतलब थोड़ी कि सबकी जेब में। बात ये है, कहने का एक उदाहरण दिया है, समोसा खाओ, पानी पियो, हाथ पहुंचो, टॉयलेट साफ करो, सब कुछ भी बात करो, मतलब कोई काम नहीं आ रहा। यानी आप कार्यकर्ताओं को या तो ये होना चाहिए कि आप एक फॉर्म बना दिया, QR दे दिया, एक ठीक है, आप पेपरलेस काम कीजिए। मैं कुल मिला के बात यह है कि आपने इतना लंबा प्रोसीजर चला दिया, आपने बना दिया जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता भाग रहा है जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक, प्रभारी, यानी कार्यकर्ता को आपने ऐसा उलझा दिया कम समय, तो वो बेचारा बायोडाटा बनवाने लेने में लगा हुआ है। टिकट आपको जिनको देना तय है, टिकट हमेशा उन्हीं को है जो गणेश परिक्रमा करेंगे। पराक्रम दिखाने का कोई समय नहीं है, पराक्रम दिखाने वाले बैठे नहीं है। अब क्या है, गणेश परिक्रमा में कौन महारथी है, कौन विधायक जी की नजर में सबसे, यानी कभी कभी कहा कि घोड़े की अगाड़ी वो
बॉस की पिछाड़ी वाली जो बात है, यहाँ तो ये कि जो विधायक जी के आगाड़ी रहेगा दिखेगा उसको टिकट मिलेगा, तो ये गलत फहमी है। बहुत अच्छे काम है, कार्यकर्ताओं को उलझाने का एक काम है, और जो प्रोसीजर हो रहा है, और दोनों पार्टियां कंपनी से, दोनों पार्टियों ने अपने, अब यहाँ पे देखिए इस समय मैं खुद देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं कि उन्होंने बना लिया, सब राखी के सम्मेलन हो रहे हैं, जो भी फंक्शन आ रहे हैं उनके सम्मेलन हो रहे हैं, यानी इन सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ता मोबिलाइज होता है। अब मुख्य बात यह है कि हमेशा बागी की बात है, बगावत होती है, थोड़े बहुत लोग खड़े भी होते हैं, लेकिन उनको मनाने का समय भी होता है। मेन बात बीजेपी ने, कांग्रेस ने दोनों कही है कि हम स्थानीय व्यक्ति को टिकट देंगे, बीजेपी कांग्रेस ने यह भी कहा है कि हम जो वार्ड जैसा उसमें उसी कैटेगरी के व्यक्ति को देंगे। अब मुख्य बात यह आती है योगेंद्र जी कि बड़े बड़े नेता है, मनीष जी जैसे भी हमारे नेता है, तो ये लोग थोड़ी चाहिए पार्षद बने, तो अब इनकी ऊंची आपने कही मुख्य, आप एक चेहरा लेके चुनाव लड़िए, दोनों पार्टी के पास में कोई चेहरे नहीं है, दोनों पार्टी के पास में कोई ये नहीं है कि हम किसको नेता मान के लड़े, यानी बारात तो सजगी दूल्हा ही नहीं है। उमेंद्र जी, अभी देखिए कोई भी पार्टी हो, क्योंकि पार्षद तय करेंगे कि मेयर कौन होगा, तो अभी तो कहना योगेंद्र जी आपके मान लो कि किसी को तय कर दिया, मनीष पारिक जी को तय पार्टी लगा के देती है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 लोग इनकी कार सेवा में लगे। मनीष जी को नहीं पहुंचने देना। ऐसे सहमत हूं, लेकिन जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो चेहरा सामने लेके आते हैं, तो इधर उस चेहरे के पीछे रहेंगे, या तो आप कहो कि हमारे जो होगा ठीक है, अब ये कुछ तो कहिए ना, आप इसमें कुछ बोल भी नहीं रहे कि चेहरा होगा या पार्षद में चुनाव, कुछ तो बोलो, हम मतदाताओं से बताएंगे, हम मतदाता जैसे बताएंगे। मनीष जी, उमेंद्र जी को लगता है कि विधानसभा में भी तो एक चेहरा होता है, तो स्थानीय निकाय में क्यों नहीं? एक बात। दूसरी बात, इनका कहना है कि राजनीतिक दल केवल कार्यकर्ता को काम में लगाए रखने के लिए बायोडेटा और ये सारा प्रोसेस करता है, बाकी टिकट जब बंटते हैं उस समय चेहरे कुछ अलग ही आते हैं। तो कितना आप लोग ऑब्जर्वर भेजते हैं, काफी मेहनत करते हैं, ऑब्जर्वर गांव में भी घूम रहे हैं, क्योंकि 3-4 लोगों को आपकी पार्टी में, कांग्रेस में मैं जानता हूं, जिन्होंने धरातल पे जाकर के वहां घूमे भी हैं वार्डों में कि साहब किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसकी क्या मेरिट्स हैं, किसके डिमेरिट्स हैं, तो ये चीजें कर रहे हैं। पर असर कितना होता है जब लिस्ट देखते हैं, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस आपको, 3 बार के आप लगातार कंटिन्यू के पार्षद हैं, यानी कि 15-20 साल का वक्त आपने निगम में निकाल दिया। नहीं, बात यह है कि एक तो नंबर्स की बात है, दूसरा कानून की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो नगर पालिका अधिनियम में कि जो पार्षद है वो मिलकर अपना सभापति या अध्यक्ष या मेयर चुनेंगे, ये लिखा हुआ है। तो ये नियम में मनीष ये भी है कि पार्षद भी मेयर बन सकता है, ये भी नियम है क्या? जी नहीं, मैंने कहा वो ये परिस्थिति है, लेकिन उसके बारे में ये अभी नया संशोधन उस समय किया था, पर इसको अमल में लाया नहीं कभी। दूसरा, ये डेमोक्रेसी के लायक है भी नहीं बात। अगर पार्षद मिलकर चयन करेंगे, निर्वाचन करेंगे, उसके लिए वोटिंग होगी, तो फिर निश्चित तौर पर ये पहले से चेहरा दे देंगे तो वो बात ही खत्म हो जाएगी। एक बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है। दूसरी बात ये भी है कि 309 निकायों में चुनाव होना है। अब 309 चेहरे आप घोषित कर दें अगर पहले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी इटसेल्फ उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ही चुनाव लड़ाते हैं, वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है ये, इसलिए भी कोई चेहरे को आगे नहीं रखते हैं। दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि इसमें कितना फर्क पड़ेगा, जो लोगों को वोट दिया है, टिकट दिया है, तो उसमें सब वर्गों का आपने ऑब्जर्वर और ये सब लगा दिए, लेकिन जैसे भी उमेंद्र जी कह रहे हैं कि वो बायोडेटा जो लेते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता देखता है कि शायद प्रोसेस यही है तो हमें इसे फॉलो करना है, लेकिन वो बायोडेटा किसी काम के नहीं रहते हैं। जब लिस्टें आती हैं तो नाम कुछ और होते हैं। नहीं, उसको फीड करते हैं। एक बात बताइए, आपसे जो जिस वार्ड में 10 बायोडेटा आएंगे उसकी लिस्टिंग होती है, तो उसमें वो काम आ जाता है। अब उसके बाद वो कागज का पुलिंदा है, ये पक्की बात है। अगर एक वार्ड से 25 आए हैं और पूरे 100 वार्ड से 2500 आ गए हैं, तो उनको कोई फाइलिंग करके रखा जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसकी जो पर्पज है वो सॉल्व हो चुका है, कि उसको लिस्ट में डाल लिया है, ये इतने साल से कार्यकर्ता है, इतना यहाँ से मांग रहे हैं, इनकी एजुकेशन ये है, इनका नाम ये है, वार्ड नंबर ये है, इनके पास ये दायित्व रहे हैं, उसका एक कॉलम बना लेते हैं। तो अल्टीमेटली वो एक संप्रेषण का साधन है कागज, जो कि पार्टी के उनको बताने के लिए है, कार्यालय में देने के लिए है कि मैं टिकट चाहता हूं और मेरी जानकारी ये है। तो उस जानकारी को जब सूचीबद्ध कर लिया जाता है, तो उसके बाद उसकी कोई वो नहीं रह जाता है कि उसका क्या किया जाएगा। चलिए, जो राजनीतिक दलों की अपनी माथापच्ची चल रही है, उसी बीच एक बड़ा बयान कांग्रेस की ओर से आया है, जिसमें मैं अनुश्री से जवाब चाहूंगा।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक आरोप लगाया सीधा सीएमओ पे कि एसडीएम्स को से फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या सिचुएशन है, कौन जीत सकता है। पार्टी पैरेलल काम कर रही लेकिन सीएमओ भी काम कर रहा है, ये कांग्रेस का आरोप है। तो अनुश्री, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, ये आपको मालूम भी होगा। ये आरोप किस तरह से लगाया जा रहा है ये, या फिर हर बार जैसे कहा जाता है कोई भी पार्टी है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस दृष्टि से है ये? योगेंद्र जी, देखिए, इस चीज़ को हम इस नज़रिए से ले सकते हैं कि जिस तरीके से कहा गया है, आप एक चीज़ देखिए कि विपक्ष जो है वो बार बार किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आज चुनाव का मुद्दा चल रहा है लेकिन इससे पहले किसी क्राइम की घटना ले लीजिए या तमाम मुद्दे ले लीजिए, बार बार एक ही चीज़ आती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, अफसरशाही है, वो बेलगाम हो रखी है। अब अफसरशाही क्यों बेलगाम हो रखी है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का उसमें इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब निकल कर आती है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ होने में सामने आ रहा हो। लेकिन सीएमओ पे आरोप लगाया कि एक अधिकारी एसडीएम से इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि कौन जीत सकता है, किसकी कैसी व्यवस्था रहेगी, कैसे जिताओगे, इस तरह का एक आरोप। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा लगा रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, 6 साल हो गए उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए भी। तो एक बड़ा गंभीर आरोप है कि वो एक सीएमओ पे सीधी उन्होंने एक टिप्पणी की है। पहले तो था कि भाई सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है, सरकार प्रेशर बनाती है, लेकिन ये सीधा जो एक आरोप लगाया है कि सीएमओ से बाकायदा फोन किए जा रहे हैं एसडीएम्स को। जी देखिए, अगर आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप एक चीज़ को देखिए कि बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप इस आरोप की तह में जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ बातें सामने आ जाए जिस तरीके से काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को ज़रूर देखिए कि जिस तरीके से पूरे देश भर में जेनजीज के आंदोलन ले लें या फिर कोई भी समस्याएं ले लें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, जो अंतर युवा वर्ग से लेके महिला वर्ग से लेके हर जगह देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी जिस तरीके से नामांकन की बात हो रही थी, जो बायोडाटास की बात हो रही थी, तो पारदर्शिता कहीं नहीं है। पारदर्शिता, आज हमारा जो सिस्टम है वो पेपरलेस सिस्टम है। आप क्यूआर पे जाके अपना फॉर्म भरिए, ज़्यादा लंबा फॉर्म भी नहीं है, सिर्फ 2 पेज का फॉर्म है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आती है और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका पहले कितने दायित्व रह गए हैं या कितने दायित्व पे आप आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर आता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी है, वो ट्रांसपेरेंसी हमारे द्वारा रखी गई है। और जितनी भी कमियां हैं, जिस तरीके से काम किया है, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ, मैंने जयपुर में कई वार्ड्स का जो है उसमें दौरा किया है, तो हाँ, जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अभियान चलाया और पिछले 6 महीने से जिस तरीके से शहरी अर्बन पॉलिटिक्स को लेके कि किस तरीके से वार्ड में क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो उन चीज़ों को लेके भी काम किया गया है। टिकट वितरण की बात आ रही है तो टिकट वितरण देखिए, सारी चीज़ें तय होती है। अब एमएलए की बात आ रही थी तो देखिए, शहर जब एमएलए एक विधानसभा का एमएलए होता है तो कहीं ना कहीं वो उस जगह का नेता है। तो बात यह है कि अगर संगठन किसी एक का तो है नहीं, सबका है, अगर उस पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर विधायक एक और मैं जानकारी चाहूंगा आपसे होगी। और जी हाँ, प्लान बी भी है आप लोगों का, जैसे मैं मनीष जी से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बगावत होना तय है, सभी पार्टियों में होगी, कोई नई बात भी नहीं पहले, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या आप लोगों की पैरेलल एक टीम रेडी है कि हाँ बिल्कुल समय नहीं मिलेगा ज्यादा, उसी दरमियान आपको उसको बैठाना भी है? जी देखिए, प्लान बी की अगर बात करें तो मैं इतना मानती हूँ कि जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे डिस्क्लोज की बात नहीं है। देखिए, हर पार्टी अपने जो नीतियां होती है उसको लेकर चलती है, और जिस तरीके से अब देखिए प्लान कौन सा वर्क करेगा, देखिए तो परिवार जो है वो अपने आप में सभी मिलकर जब आपस में चर्चा करते हैं कि जब 2-3 प्लान्स बनाए जाते हैं कि किस प्लान पे हम वर्क कर सकते हैं और किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो निश्चित तौर पे अब वो प्लान्स तो होते हैं, वो पार्टी के आंतरिक जो निर्णय होते हैं वही सब होते हैं। चलिए मनीष जी, आपके पास में मैं आना चाहूंगा। एक तो इसका मैं जवाब चाहूंगा, गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि सीएमओ सीधा इन्वॉल्व होकर के एसडीएम्स के माध्यम से कैंडिडेट्स की वो ले रहे हैं कि हमें किसको टिकट देना चाहिए, सरकार का सीधा दखल बताया जा रहा है कि अधिकारी फोन करके एसडीएम से जानकारी ले रहे हैं कि किसको टिकट दिया जाए। नहीं, ये तो कोई सत्य बात नहीं है। अब आप समझिए कि 150 वार्ड हैं, अब 150 में 4-4 भी कैंडिडेट हुए अगर, तो 600 आदमियों की जानकारी कौन करता है? वो वहाँ जाके पूछेंगे और उनसे बताएंगे। अब मेरे को लगता नहीं है कोई बिलीवेबल बात है। जयपुर की बात बता रहा हूँ मैं। अब 309 पे 309 निकाय हैं और वहाँ पे आपको 24,000
पार्षद लड़ने हैं, अब उसमें 5-5 जनों की बात करोगे, 1.25 लाख लोगों की, ये तो संभव नहीं है। ये खाली आरोप के लिए आरोप लगा रहे हैं कि ताकि ये कह सके कि ये तो सीधा बीजेपी का दखल है और ये सब, लेकिन इस पेज में कोई वो नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा कहा है। दूसरी बात, आप समझिए कि 500 जगह पर अगर यही काम होता रहा तो इट इज़ वेरी टफ टू, जो अभी तो उनको फार्म का काम, नामांकन का काम, ये मतदाता सूची का काम और ये उसका परिचय पत्र, पहचान पत्र का काम, ये चल रहा है सब जगह पे आचार संहिता लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि इस तरह की कोई बात होगी। जी चलिए उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, खैर उनके जवाब भी राजनीतिक दलों को ही देना है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा था कि इसी तरह से सीएमओ के एक बड़े अधिकारी फोन करके एसडीएम से ये पूछ रहे हैं कि आपके पास में बताइए कि बीजेपी से जीत कौन सकता है, या कोई ऐसा प्रत्याशी भी हो जो चुनाव जीत सकता है, जो तैयारी कर रहा है उसकी सूची बना करके भेजें। तो एक आरोप उन्होंने लगाया और ये दावा भी किया है कि मेरे पास में पुख्ता सबूत भी हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये राजनीति में कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, और उन्होंने किस बात को लेकर कयास लगाया ये तो वही जाने। देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर इस प्रकार के आरोप हमेशा लगते हैं। जो कांग्रेस सत्ता में, जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं, तो ये कोई सामान्य बात है। आरोप तो लगेगी, और सत्ता पक्ष पे आरोप नहीं लगेंगे तो किस पे लगेगा, विपक्ष में आरोप नहीं लगाएगा तो क्या रामधुनी करेगा, तो ये सामान्य बात है। हाँ, कभी कभी आरोप ऐसे लगाए जाते हैं जिससे उसकी खुद की चर्चा हो, तो कभी कभी व्यक्ति अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाता है। तो गोविंद सिंह जी डोटासरा ने ऐसा किया, अपने टीआरपी बढ़ाना चाहता है, अच्छी बात है, और चुनावी माहौल है, चुनाव में यदि आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे। हाँ, लेकिन कुल मुख्य बात यह है कि राजस्थान में ऐसी स्थिति असंभव है कि कोई अधिकारी से आप फोन करें, पूछे, वो सब बातें संभव नहीं। क्यों, यहां तो जनता इतनी जागरूक है, वो स्वयं ही, यानी आप देखिए प्रत्याशी खुद ही कह रहे हैं फलाने अधिकारी के पास होना है। जनता जाग चुकी है, इसलिए ना सरकार की आवश्यकता है, ना विपक्ष को इन बातों के आरोप लगाने की आवश्यकता है। जनता सब जानते हैं, और जो जीता जनता उसी को वोट देती है जीता हुआ है। तो आप देखिए, बगावत भी होगी, सब कुछ होगा, बगावत के बाद रूठ मनाने का काम भी शुरू हुआ। लेकिन मैं एक बात अवश्य आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप क्यों क्या कि जिताऊ को टिकट देते हैं, आप टिकाऊ को देते हैं, शायद आपको बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने एक बात कही, इसी के साथ में मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार डिबेट में ये बात कही थी कि भाई मैनिफेस्टो जारी किए थे, उसकी एक जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी बने, बजट की भी बाध्यता होनी चाहिए। इसी तरह से मैं कहूंगा कि क्या इसमें भी दल बदल कानून आना चाहिए। राजनीतिक दल अपनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और पता लगता है कि आधे से ज्यादा लोग टूट करके मैंने आपके चैनल पे पहले निवेदन किया है कि दल बदल कानून नहीं लाओगे जब तक आपकी यही स्थिति चलेगी। आज भी जीत के आता है बीजेपी कांग्रेस से, अगले दिन महापौर या सभापति या जो भी है बन जाता है अन्य दल से, तो कुल मिलाकर दल बदल कानून इस पे लागू होना चाहिए। यदि आप यदि निष्ठावान कार्यकर्ता हो देंगे टिकट, तो आपको बाड़ेबंदी की, होटलों की, इनकी आवश्यकता नहीं होगी। जो आप आदेश दे देंगे उसको जाके महापौर चुन लेगा वो। लेकिन आपका क्या जानते कि हमको सीटें तो लानी है, अधिक से अधिक सीटें जीत गया है, तो जो स्थिति होती है, जो आया, जो भी दे दिया, जीत गया, यही होना चाहिए। जीत के कैसे आएगा व्यक्ति, टिकाऊ की आवश्यकता नहीं है, टिकाऊ तो हम उसको बाड़ाबंदी में बनाएंगे। तो कुल मिला के बात ये योगेंद्र जी, सही मायने में आप जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, उसको यदि महत्व दोगे तो आपका संगठन मजबूत होगा, आपको लाभ भी होंगे, भ्रष्टाचार पे भी एक लगाम लगेगी साथ साथ में। और ये भी कि दल बदल कानून उसमें आना ही आना चाहिए, कि जो आप विधानसभा में ला सकते हो, लोकसभा में ला सकते हो, तो यहाँ तो बहुत आवश्यकता है। हमने देखा इनके मनीष जी बैठे, इनके आए थे, जो कुछ विधायकों को लेके चले गए, कुछ पार्षदों को लेके चले गए, बाद में बन गए महापौर, बन गए, वापस इनकी बीजेपी में आ गए। तो चलता है, यानी आदमी प्रैक्टिकली यहाँ चलता है कि कभी कहाँ कभी क्या। उसमें देखिए एक्शन केवल पार्टी ले सकती है, बाकी कोई बाध्यता नहीं है कि वो इच्छा हो जिसको वोट डाल। दिन में 6 दफा दल बदले, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं। तो लीजिए, आपके पास में आना चाहूंगा, एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास में, क्या वास्तव में इसमें भी कुछ दल बदल आना चाहिए, कानून किसे रोका जाना चाहिए कि आप सिंबल पे, उसके भरोसे पे जनता ने आपको वोट दिया है, आप उन पर पार्टी ने भरोसा किया और टूट करके कोई कहीं चला जाता है, क्योंकि कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप यहीं टिकेंगे, जीतने के बाद में जहां उसको अवसर मिलता है वहां चला जाता है। तो क्या वास्तव में ये भी सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए, इसमें भी दल बदल कानून आना चाहिए? नहीं, अब पीपुल्स विश की बात है। अगर लोगों को लगता है कि ये अध्यक्ष ठीक हो सकता है तो आप ही कहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ाओ तो भी जा सकते हो आप, लेकिन पार्टी के लिए मुसीबत है ये, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे इतने चुनाव जीत कर आ गए हैं, तो इसलिए अब वो बनना ही चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, इसलिए दे दिया है, बनना चाहिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, इसलिए बनना चाहिए। देखिए, पार्टी की सिंबल
पार्टी ने सिंबल देकर के उस व्यक्ति पे भरोसा किया। जी। उस क्षेत्र की जनता ने उस पर भरोसा किया कि ये मेरा पार्षद जीत के आना चाहिए, इस पार्टी से कैंडिडेट है जो उसमें भरोसा रखते हैं। लेकिन होता यह है कि भाई साहब रिजल्ट के साथ ही गायब हो जाते हैं, तो उस स्थिति में तो आना चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि इस समय जो नीचे के चुनाव है जिसको बोलते हैं कि ये बिल्कुल जमीनी चुनाव है, उसमें इस तरह की बात होती है कि जो जनता ने जिसको चुना है वो जिसको चुनता है वो उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा कि योजना की बात है, पैसे देने वाली सरकार की बात है। अगर अब सरकार के नुमाइंदे को आप चुनाव जिताते हैं तो आपकी योजना अच्छी बन जाएगी, सड़कें ज्यादा बनेगी, ऐसे लगता है लोगों को विपक्ष में रहेंगे तो फिर ये करना चाहिए सर कि सरकार जितने दिन रहे जिस पार्टी की उसमें तय कर देना चाहिए कि मोदी जी उसी के हवाले फायदा उसी को मिलेगा। पंचायत दे दो, मैंने कहा निश्चित तौर पर ये आदमी की काम चला लेंगे। ईमानदारी की बात। चलिए अनुश्री, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि देखिए एक लंबी एक्सरसाइज, एक दिन का काम नहीं होता है। राजनीतिक दलों को कितने लंबी समय तक चलना, मीटिंग ये वो, एक व्यक्ति पे आप भरोसा करते हैं, जितने भी लोग मांगते हैं उनमें से, फिर जनता उस पर भरोसा करती है और फिर पता लगता है भाई साहब तो चले गए। तो ये आपको लगता है कि होना चाहिए, इस पे भी कहीं दल बदल आना चाहिए? चले पहले जो भी रही ताकत मिली है 73, 74 के बाद में चुनाव की बाध्यता भी की, लेकिन अब ये वक्त आ गया इस बहस का कि आ जाना चाहिए कि अब हाँ दल बदल कानून इसमें भी आना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से लें कि अब जो इंडिपेंडेंस की बात आती है, अगर भी लागू भी होता है तो उसमें कुछ अगर हो तो कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर लागू हो कि जिस तरीके से अगर दल बदल भी होता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने आप में इंडिपेंडेंस होती है कि अगर ठीक है आप चुनाव जीत गए, कोई भी डिस्प्यूट रहा या नहीं रहा और उसके बाद आपने उन चीज़ों को चेंज कर लिया, निश्चित तौर पे कार्यकर्ता जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं, क्योंकि अगर आप एक अचानक से पार्टी चेंज कर लोगे तो। लेकिन कहीं आप नैतिकता की बात कर रही हैं, वो तो संभव ही नहीं है। राजनीति में वो चैप्टर क्लॉज है, वो संभव नहीं है। खैर चलिए, मैंने एक ऐसे ही आप सभी लोगों से गुजारिश की है कि वक्त आ गया है कि एक दल बदल कानून इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक जरूरी है। हॉर्स ट्रेडिंग इससे रोकी जा सकती है, बाड़ेबंदी रोकी जा सकती है, क्योंकि पार्टी तय करेगी कि किसको सभापति बनाना है, कार्यपालिका का पालिका का अध्यक्ष बनाना है कि मेयर बनाना है। लेकिन बाड़ेबंदी की आड़ में पैसे खर्च होते हैं, ये भी आदमी संभावना तलाशता है कि अच्छा मेरे साथ इतने लोग आ सकते हैं, सामने वाले कितने आ सकते हैं। और ये कोई दावे वाली बात नहीं है, हकीकत है कि पैसे की बंदरबाट जम के होती है फिर उसमें कि हाँ ठीक है, किसी को गोवा लेके जा रहे हैं, किसी को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, किसी को कहाँ घुमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हो, ये राजनीतिक दलों को तय करना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के सबसे मेजर कड़ी वही हैं, वो विधायिका में अपना रेजुलेशन दें, पास कराएं कि हाँ ठीक है इसमें भी दल बदल कानून है। एक सुझाव है, क्योंकि कई लोग जब डिबेट से पहले हम चलाते हैं तो एक मैसेज डालते हैं, उसमें वो लोग बताते हैं कि दल बदल कानून की बात जरूर करना। तो ये उनके आग्रह पर हमारे राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं उनसे हमने ये बात पूछी थी। खैर ये तय करने वाले ऊपर के लोग हैं, लेकिन एक नई चर्चा जरूर हमने ये शुरू की है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।